नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 12 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें जो है इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब ये आपका 77 है जिस पर कि बार का चिन्ह है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अब देख रहे हो कि यहाँ पर 3 अंकों पर बार का चिन्ह है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आप क्या रखोगे, 3 9, ये भाग। अब ये देखिए, ये आप इसको ऐसे रख सकते हो, ये 33। ठीक है। और इस पे 2 अंकों पर बार का चिन्ह है, तो 2 9। ठीक। अब आप जानते हो कि क्या हो जाएगा, 33 से कम 33, 33 दिया है ना, 99। ये आपका हो जाएगा 77/999 भाग, ये आपका हो जाना है 3 7 21 1 22/3, या 77/999 भाग है तो इसको कर लीजिए गुणा, 3 जाएगा ऊपर और 22 हो जाएगा नीचे। 3 है कम 3, 3 से आप करोगे तो 3 3 3। ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, तो ये आप ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे आपका हो जाना है 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6। आपका आंसर हो गया तीसरा। 5 लड़के B1 B2 B3 B4 तथा B5 उत्तर की मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। B1 और B3 के बीच में केवल 2 लड़के हैं। B4 B3 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B2 तथा B5 के बीच में केवल एक लड़का बैठा है, और B5 B4 का पड़ोसी नहीं है। तो पंक्ति के बीच में कौन है ये आपको बताना है। तो अगर शर्त को पहला वाला ध्यान दीजिए यहाँ पर कि B1 और B3 के बीच में जो है 2 लड़के हैं। दूसरा शर्त दिया गया है कि B4 जो है B3 के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो अगर इसको लेकर चलते हैं कि यहाँ पर अगर हम ले कि B3 जो है ना, B3 के दाईं ओर, B4 जो दूसरे स्थान पर, तो दाईं ओर आपका इधर हो जाएगा और दूसरे स्थान पर है आपका B4। अब इस पहले वाले को अगर ध्यान दें कि B1 और B3 के बीच में केवल 2 हैं, यहाँ से अगर हम 2 अगर इधर लें ऐसे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन है ये कितने, 5 ही है ना, 5 ही है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो ये आपका B1 इधर नहीं होगा। ठीक है। इधर आपका हो सकता है इस साइड। ठीक है ना, यानी कि B1 जो है आपका इधर हो जाएगा। अब अगर इधर होगा तो इनके बीच ये 2 हो गए जगह है ना, 2 लड़के आपके हो गए। अब दिया गया है कि अब यहाँ से आपके 4 हो जा रहे हैं, और दिया है कि B5 B4 का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि B5 इधर हो गया। ठीक है। अब जब आपको B1 मिल गया, B3 मिल गया, B4 मिल गया, B5 मिल गया, बचा क्या, B2। और पूछा भी है कि पंक्ति के बीच में कौन है, तो भैया पंक्ति के बीच में आपको कौन है, B2, यानी कि पहला। अगला है कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो है केरल। ठीक ना, आपका हो जाएगा केरल। अगला देखते हैं। अगला है कि कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा एडर, है ना। ध्यान रखें, आपका क्या हो जाएगा, एडर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन का नाम बताइए। तो कौन है, तो देखिए हमें फिलहाल का देखना है। ठीक है। और फिलहाल में जो है वो है श्री विपिन कुमार। ठीक ना, श्री विपिन कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए ये 61 से 52 जाएंगे, कितना का कमी हो जा रहा है, 9 की। यहाँ से कमी देखिए हो रहा है, ये भी आपका 9 की। यहाँ से कमी कीजिए, ये भी आपका 9 की। यहाँ से आप देख रहे हो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 9 की। मतलब यहाँ पर भी आपकी 9 की कमी हो जाएगी। तो 9 की कमी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 216। ठीक है, यानी कि चौथा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 8 24 और 3 एकम 3, ये तो कट जा रहा है। ये आप जानते हो कि 7 का घन है भाई, है ना, यानी ये भी 7 से आपका कट जाएगा। ये आप देखिए, ये 3 7 10 7 17, 3 से कटेगा नहीं, 2 से तो कटना ही नहीं है, 5 से कटना नहीं है। 7 से आप देखोगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 2 7, 7 से भी नहीं कटेगा। अब आता है 11, तो 3 7 10, और 10 में 7 घटाओगे तो 3, यानी ये भी 11 से भी नहीं कटेगा। अब आता है 13, तो 13 से अगर करोगे तो देखिए 13 या 39 अधिक हो जा रहा है, 13 दूनी 26, 7 में 6 कटेगा 1, और ये 1 और ये 7, तो आपका क्या हो जाएगा, 13 9 117। ठीक है, यानी कि आपका 13 से 29 बार में कट जा रहा है, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। बचा ये, तो सीधी सी बात है यही आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है। चलिए
अगला है कि अ सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो स्थित है देहरादून में। ठीक है। अगला देख रहे हैं आप कि एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उसी कार्य को जो है 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर 8 दिनों में। तो अगर उस कार्य को एक आदमी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान देंगे जैसा कि दिया गया है, 3 आदमी और 6 औरतें, ठीक है, इसको मिलकर कर रही है 12 दिनों में पूरा। अब यहाँ पर दिया गया है कि 5 आदमी है और 4 औरतें, ये मिलकर कर रही है 8 दिन में। ठीक। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो 4 दूना का 8 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9 एम, ये 3 छक्का 18, ये आपका हो जाएगा 2 5 10 एम, और ये 2 चौका 8। ठीक है। अब इसको इधर ला दीजिए, है ना। तो ये आपका ये हो जाएगा, और मेन वाले को इधर लेकर आ जाइए, यानी एक मेन और यहाँ से 10 औरत, बराबर हो जाना है ना। जब आप ये निकाल लेते हो तो आप किसी इसी मान को आप लेकर चले, इसी को आप जो है बराबर कर लीजिए। ठीक है। तो कैसे आप करोगे? तो जैसा कि दिया गया है कि इसमें जो है 3 मेन और 6 जो है औरत, तो 3 मेन तो यहाँ पर ठीक है, और इस 6 औरत को 6 आदमी बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आदमी के लिए निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक आदमी में 10 औरत है ना। तो 6 औरत के लिए आप जाओगे तो कितने हो जाएंगे? 1/10, यानी कि आपका ये जो 6 है तो 6/10। अब इसको आप हल कीजिए, तो 10 तिहाई 30, 30 6 36 बटा आपका हो जाएगा 10। आप जानते हो सूत्र क्या हो जाता है? M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। यहाँ पर आपका वर्क दे कर रहे हैं जैसे 3 आदमी और 6 औरतें, उनके लिए आप मान क्या निकाल रहे हो? 36/10। ठीक है। और ये समय लगा रहे हैं कितने? 12। और यहाँ पर ये अकेला आदमी है। ठीक है। और ये जो आप कितना समय लगाएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए क्या हो जाना है, यहाँ से आप हल कर सकते हो। तो 2 से 2 छक्का 12, और 2 से 2 पचे 10। ठीक है। अब तो कटना है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 6 छक्का 36, और 36 18 3 21। ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, और आपका 1। ठीक है। इतना दिन आपका हो जाएगा। ठीक है। यानी कि दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है कि दिए गए समीकरण में एक्स और जेड के उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, 7x2 9y3 z3 5। ठीक है। इसका मान आना चाहिए ये। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 5 10 0, यहाँ पर आपका हासिल एक हो जा रहा है 1। तो आप यहाँ पर देखोगे 1 और 3 4, 1 3 4, तो ये 7 कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं इसका अगर मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा। मतलब इसको अगर 0 मानकर चले तो। ठीक है। तो उस अवस्था में एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा? 3 अधिकतम मान। और यहाँ पर आप देखिए 7 9 ये 16 हो जा रहा है, 16। तो अब क्या इसमें जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ेंगे तो आपका ये 17 होगा। मतलब जेड के लिए जो है मान क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर एक्स के लिए 3 और जेड के लिए 1, यानी कि आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है। चलिए अगला है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए कैसे होगा ये। आप देख सकते हो कि इसको अगर हम जोड़ते हैं, है ना, ये 24 आ रहा है, यानी कि 10 और 14 जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है। अब इस 24 में ये 14 जोड़ा जा रहा है ना, मतलब ये 14 और 24 जोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो ये आपका 38 हो रहा है। फिर आपका 24 में 38 जोड़ा जा रहा है, तो ये आपका जो है 62 हो रहा है। फिर आप 38 में 62 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो 8 2 10 और 3 6 9 1 10। ठीक है। यानी कि आपका 100 हो जाएगा, कि जो कि चौथा होगा। आगे देखिए, यहाँ पर है कि 3 बर्तनों में क्रमशः इतने और इतने और इतने लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है जिसमें सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सके। तो आप इस अवस्था में क्या कर सकते हो, इनका निकाल सकते हो HCF। ठीक है। तो जो सबसे छोटा यानी कि 119 है, इससे आप 136 में भाग कर लीजिए।
एक बार में आपका 119 हो जाएगा। 16 मिला घटा 7, ये 2 मिले घटा 1, और ये आपका 119, तो 17 सतह। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसे कट रहा है, 17 से। अब इस 17 को लेकर जो है, जो बचा हुआ 204 है उसमें कर लीजिए। 17 एकम 17, ये आपका 3। ठीक है। और ये 4, तो 17 दूनी 34। तो इस तरह से आपको ये मान देखने को मिल रहा है क्या, 17। तो यही जो है, जो आपको जरूरत है, ये हो जाएगा, है ना। यानी यही एक छोटा, जो छोटा पैमाना आपका, मतलब अधिकतम धारिता वाला पैमाना होगा। ठीक है। यानी कि दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि यदि एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रयमूल्य और उसके विक्रयमूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर मान कर चले कि जो क्रयमूल्य जो है 100 रुपया है, तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कितना दिया है, 150। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 और प्लस 150, यानी कि 250। अब यहाँ पर दिया गया है कि सीपी और एसपी का अनुपात, यानी 100 और ये आपका 250। तो 0 0, 5 से करोगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी आपका हो जाएगा 2/5, यानी कि 2:5। ठीक है, अर्थात पहला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो रावी नदी के किनारे। ठीक है। 1921 में, ध्यान रखिएगा, है ना। किसके द्वारा खुदाई हुई थी, किसके नेतृत्व में, तो साहनी के नेतृत्व में। ठीक है। चलिए यहाँ पर है अगला। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कर्ण x से तो यही होगा, और 169 का आप निकाल दो, तो 169 का निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 13, और ये आपका हो जाना है 0.05। अब ये इधर आकर गुणा हो जाएगा, तो 13×5 हो जाएगा 65। ठीक है। और ये आपका एक जी, देखिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है। अब जो है, अगर वर्ग कर देते हो, वर्ग करते हो तो ये आपका 100 हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे तो ये 5×5 = 25, और 6×7 = 42। ठीक है। और चूंकि यहाँ पर वर्ग करोगे तो देखिए ये 2 बार आपका हो जाएगा गुणनफल, मतलब 4 अंक के बाद आपका दशमलव होगा। ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो तैमूर का जो है क्या है, तो तैमूर का आपका हो जाएगा 1336 से 1405। महमूद गजनवी का, तो ये 998 से 1030। चंगेज खां की बात करें तो ये जो है 1206 से 1227। गौरी की बात की जाए तो ये आपका जो है 1149 से 1206। ठीक है। तो इस तरह से इसके कालक्रम को अगर दर्शाएं तो आप देख सकते हो कि पहले है कौन, आपका बी पहले नंबर पे। ठीक है। बी पहले नंबर पे, तो यानी यहाँ से जो है चौथा खत्म। अब जो है इसके बाद आपका क्या है, तो इसके बाद ये वाला है, यानी कि डी। ठीक है। यानी ये वाला आपका खत्म। अब ये 1206 हुआ, 1206 के बाद आपका ये वाला हो जा रहा है, यानी कि सी, है ना। तो तीसरे नंबर पर आपका सी है, तो आपका ये वाला आपका काम समाप्त, यानी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी तीसरा। आगे देखते हैं। दिया गया है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है, और इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इनमें से कौन जो है राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो है भारत का राष्ट्रपति, है ना, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है कि इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया। तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में। ठीक है। ध्यान रहे। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 29 मई 2019 में। ठीक है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है कि आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष यह है कि देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है, तो सही है। दूसरा यह निष्कर्ष दिया गया है
कि सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। मतलब कि निष्कर्ष वन पालन करता है किंतु दो पालन नहीं करता, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर है साइन अल्फा का मान इतना दिया है, कास बीटा का मान इतना दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जब लेंगे तभी तो मान ज्ञात होगा, तो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा अगर लेते हैं तो आपका सूत्र हो जाता है साइन अल्फा इंटू कास बीटा, ठीक है, और प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। अब बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर तो साइन अल्फा दिया गया है लेकिन साइन बीटा यहाँ पर दिया गया है जो कि नहीं दिया है। यहाँ पर जो है आप साइन बीटा का मान निकालोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो निकलेगा नहीं है ना। यहाँ पर जो है आप निकालोगे कास अल्फा का मान, तो ये आपका हो जाएगा 1 - sin² यानी कि 1 - इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 1/5 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे कर सकते हो, ध्यान रखिए हम इसको इधर कर ले रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा 5 एकम 5, 5 में से घटेगा 4 यानी इतना, अर्थात ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और इसका नहीं निकलेगा, ये इस रूप में हो जाएगा। ऐसे डाल देते हैं साइन बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा का मान निकालोगे तो उसी तरह हो जाएगा करनी में 1 - cos² यानी कि ये 3 3 आपका 9 हो जाएगा, ये करनी 10 का आपका हो जाएगा 10। और जब आप इसको हल करोगे तो देखिए 10 एकम 10, 10 में से 9 घट जाएगा यानी आपका हो जाएगा 1 बटा ये इतना, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल पे, देखिए साइन अल्फा का मान अभी हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पर मान दिया गया है वैसे 1/5 और कास बीटा का मान क्या है, तो ये आपका है 3/10। कास अल्फा का मान हम लोग यहाँ पर निकाले थे ये 2/5 और साइन बीटा का मान क्या है, तो 1/10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऊपर 3 और ये आप करोगे तो 5×50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप करोगे 2 एकम 2 और ये आपका हो जाएगा 5×50, लघुत्तम निकाल लीजिए तो आपका यही हो जाएगा और ये 3 2 क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 50 का करना है ना, 5×5 = 25 और ये दूनी 50 यानी हो जाएगा 5×2, यानी यहाँ से आप कर दोगे ये का 5×2, ये तो 5 का काम समाप्त है ना, यहाँ 1 रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा 1/2, जो कि आप कंपेरिजन किससे कर रहे हो, इनसे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो ये किसका मान होता है, तो साइन 45 का, ठीक है, यानी साइन और साइन का काम समाप्त। तो इस तरह से जो है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 45, यानी कि तीसरा। अगला है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, वो है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। आगे आप देख रहे हो यहाँ पर दिया गया है ये अंडर रूट है जो कि इसके बराबर है, तो इनका मान क्या होगा, तो अगर वर्क कर दे हो तो ये जो आपका मान हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाना है, ठीक है। और सीधी सी बात है आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर यहाँ पर आधार 3 दिया है तो इसमें भी आधार 3 लेकर चलना है, तो ये जो मान आपका हो जाएगा 3/8 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप घातों की तुलना कर लीजिए तो n बराबर हो जाएगा आपका 8 यानी कि चौथा, ठीक है। आगे देखिए इसको हल करते हैं, देखिए 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5 और आप देख सकते हो ये यहाँ जोड़ा बनाइए तो 2 जोड़ा बन रहा है यानी 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये आपका जो 225 है इसका जो है वर्गमूल आपका हो जाएगा 15 है ना। अब दो ये देखिए एक जोड़ा है, एक जोड़े के बाद दशमलव है यानी 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें आ जाइए 225 का क्या हो जाता है, तो 25 हो जाता है और इसमें 2 जोड़ा बन रहा है यानी 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब आप गुणा कर लीजिए तो देखिए 25×5 = 125 और फिर 15 से कर लीजिए गुणा, तो 15×5 = 75, ठीक है। 7 15 दूनी 30 7 37 3 15 एकम 15 3 18, ठीक है, यानी 18×75। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 अंक, एक 3 अंक और 2 5 अंक, यानी 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आंसर कौन हो जाएगा, दूसरा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो है कावेरी, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ध्यान से देखिए। इस वाले आकृति पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए ऐसे अगर आप बनता है इस तरह का तो आप सबको पता है कि 1 2 ऐसे करते हो और ये जोड़ देते हो 1 2 3, मतलब इसके लिए जो है 3 आपका हो गया, ये इसके लिए भी आपका 3 हो गया,
ठीक है। अब ये आपका ये दिख रहा है, यानी ये आपका 1 + 1, तो 3 3 6 2 8 हो गया, है ना। अब इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ से कुछ ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं, ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। अब इसी बेस पर ये वाला देखिए, एक त्रिभुज, दो हो गया। उसी तरह आप ये देखिए, ये तीसरा, ठीक है। और जस्ट ये वाला आप देख लीजिए, चौथा, यानी कि इसमें 4 और बन रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6 2 8 4 12, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो ये रहा 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।